नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वह भू आकृति प्रदेश हैं, राजस्थान की अवस्थिति विस्तार है, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान का अपवा तंत्र है, राजस्थान की कृषि है, राजस्थान की वन संपदा, जो भी हमारे सिलेबस में, उन सभी टॉपिक पर एक एक का विस्तार से अध्ययन करने वाला है। लेकिन राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने से पहले हमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हाल ही में बजट 2023-24 यानी कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के नए जिले और नए संभागों की घोषणा की, और जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और जब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव हुआ है, तो इसके परिणाम स्वरूप भूगोल में भी कई जगह आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि वर्तमान में जो रामलुबाया समिति का गठन किया गया था, उस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए जिलों की घोषणा की गई। लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट आएगी, उसके परिणाम स्वरूप उनका सीमांकन जो है वह जारी होगा कि कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है, या किस जिले का कौन सा भाग किस जिले में समाहित किया गया है। लेकिन जहां तक है, यदि हम आउटलाइन की बात करें, तो हमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है, और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही हम भूगोल का अध्ययन यदि करते हैं, तो निश्चित रूप से जहां बदलाव हुआ है या जहां बदलाव होने की संभावना है, वह भी हमें क्लियर हो जाएगी। और जब हम अध्ययन करेंगे, तो यदि बिना बदलाव के पूछा जाए तो क्या प्रश्न बनेगा, यह भी क्लियर होगा, और बदलाव के बाद में जो प्रश्न बनने की संभावना है वह भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में अध्ययन किसका करना है, तो एक एक का हम विस्तार से और सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने वाले हैं, ताकि सरल से सरल यदि प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो, और कठिन से कठिन यदि प्रश्न बना के पूछ ले या वर्तमान के साथ जोड़ के यदि कोई प्रश्न पूछ ले, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, तो हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो। उसी के आधार पर हम लोग जो है यह तैयारी करने वाले हैं, और उसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, ताकि एक बार यदि आपने राजस्थान के भूगोल को अच्छे से समझ कर पढ़ लिया, तो किसी भी एग्जाम्स में आपको राजस्थान भूगोल को लेके चिंता करने की जो है आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ सर्वाधिक जो प्रश्न वर्तमान में भूगोल के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, तो वह परीक्षा में गलत नहीं हो। और इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले समझना है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, अब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम दो व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। एक संभागीय व्यवस्था जिसमें बदलाव नजर आया है, और दूसरा जिला प्रशासन जिसमें भी राजस्थान में बदलाव किया गया है। तो देखिए,
प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम दो व्यवस्था पर बात करेंगे। एक तो संभागीय व्यवस्था और दूसरा संभागीय व्यवस्था, जिसे हम डिविजनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जिला प्रशासन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब यह दोनों हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, और राजस्थान के भूगोल को पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के मानचित्र को यदि समझना है तो हमें संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन को पढ़ना आवश्यक है। अब जिला प्रशासन में हम इसके कौन कौन से जो है पदाधिकारी होते हैं, क्या सिस्टम है, यहां नहीं पढ़ेंगे। जिला प्रशासन में किस तरह से राजस्थान के जिलों का जो है सीमांकन हुआ है, उनका नामकरण कैसे हुआ है, जिलों की संख्या और वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हम लोग बात करें। और यही हम जो है संभागीय व्यवस्था के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, डिविजनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो है, यदि हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व को देश में बांटा गया है और देश को राज्य यानी प्रांतों में, स्टेट में विभाजित किया गया, और स्टेट को जो है डिवीजन में, और डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को फिर तहसील, और तहसील को फिर ग्राम पंचायत में डिवाइडेशन किया गया है, जो एक तरह से प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया है। अब हमें समझना है कि संभागीय व्यवस्था क्या है, इसकी शुरुआत क्या हुई है, किस प्रकार से हुई है, और वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है। क्योंकि जब हम भूगोल के अंतर्गत कोटा संभाग की बात करते हैं तो कोटा संभाग पूरा हाड़ौती के पठार का भाग है। तो इसका मतलब है कि यदि आपने कोटा संभाग को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपको हाड़ौती के पठार में कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, हाड़ौती के पठार की क्या विशेषता होगी, तो कोटा संभाग के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। कई बार हमें ज्योग्राफी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जोड़ के पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा संभाग जिसमें सबसे ज्यादा नदियां हैं, राजस्थान के कौन सा संभाग जहां से कोई नदी नहीं निकलती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो है नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है। तो इसका मतलब है कि आपको संभागों को ज्योग्राफी के साथ जोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो उसी को आधार बनाकर हमने सबसे पहले संभागीय व्यवस्था को और उसके बाद हम जिला प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम जो है भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग जो है नोट करते जाना और समझते जाना कि किस तरह से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो यदि हम बात करें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की, तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के एकीकरण के दौरान ही हो गया। जब हम राजस्थान के इतिहास में जाते हैं और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 अलग अलग चरणों में हुआ है, और उसमें से एक चरण आया था जिसे हम चतुर्थ चरण के नाम से जानते हैं, 30 मार्च 1949, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान के
एकीकरण के दौरान चतुर्थ चरण, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, और 30 मार्च 1949 को यह राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण प्रारंभ, और इसी चरण के दौरान, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान चतुर्थ चरण में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में राजस्थान में संभागीय की शुरुआत हुई। यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो आपको सन पूछा जाए तो 1949 1949 में। क्लियर? मुख्यमंत्री पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री के समय इसकी शुरुआत हुई, तो हीरालाल शास्त्री के समय इनकी शुरुआत हुई। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है कि एकीकरण के कौन से चरण में हुई, तो चौथे चरण में, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं और जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। पॉइंट क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि इस समय एकीकरण की क्या हुई, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन जब राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली, यानी राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के सभी जितने जिले थे, उन सभी जिलों को मिलाकर 5 संभागों का क्या किया गया? गठन किया गया। यानी कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के समय पांच संभाग बनाए गए। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। अब कौन कौन से थे, एक एक को समझना। 5 संभागों में एक संभाग था जयपुर संभाग, एक संभाग था
बीकानेर संभाग, एक संभाग बनाया गया था जोधपुर संभाग, एक बनाया गया था उदयपुर संभाग और एक संभाग बनाया गया था कोटा संभाग। यानी कि एकदम आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे। तो प्रारंभ में राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में हुई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और राजस्थान के एकीकरण के दौरान ही संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ और जब राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद संभागीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, तो देखिए। दो अक्टूबर 1959 को मुख्यमंत्री मोहनलाल दो अक्टूबर 1959 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय, मोहनलाल सुखाड़िया यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को जब राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की नागौर जिले के बुगदरी ग्राम से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की
शुरुआत की। यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। लेकिन जब 2 अक्टूबर 1959 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बुगदरी ग्राम से की। और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में या जो है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो त्रिस्तरीय है। और जिसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई। और राजस्थान में कहां से की गई? तो राजस्थान में नागौर जिले के बुगदरी ग्राम से की गई थी। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। क्लियर? अब यहां जो व्यवस्था कैसी थी? त्रिस्तरीय थी। अब इसमें 3 स्तर कौन कौन से थे? इसमें 3 स्तर में थे उच्च स्तर, उच्च स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। और वर्तमान में भी राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है। उच्च स्तर पर जिला परिषद जिसका मुखिया जिला प्रमुख होता है, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति जिसका प्रमुख प्रधान होता है और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख सरपंच होता है। क्लियर हो गया? अब यह पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य था वह था पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी? शुरुआत की। अब यहां पे समझना, यहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, जबकि संभागीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना, यानी कि प्रशासन को जो है फैलाना था, डिसेंट्रलाइजेशन करना था एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि इसका क्या था? जो सत्ता है, जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सत्ता है, उसका विकेंद्रीकरण करना था। और इसी कारण कि पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने ही पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि अप्रैल 1962 में अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने
राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो अब देखिए दो पॉइंट आपके कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहां से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई या कब हुई। तो सन पूछा जाएगा, 1949 हीरालाल शास्त्री के समय शुरुआत हुई और समाप्त कब किया गया, तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्लियर क्या। लेकिन इसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। कब किया गया, जनवरी 1987 में। तो देखिए बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। यानी कि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने जो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था उसे पुनः प्रारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने किया। तो अब अगला जो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया, तो हरिदेव जोशी ने किया। कब किया, जनवरी 1987 में। अब कुछ किताबें कहती हैं कि 26 जनवरी है, तो कहीं पर आपको 15 जनवरी का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें सन याद रखा है 1987 में। और जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था डिविजनल सिस्टम की पुनः शुरुआत हुई तो राजस्थान में छठा संभाग बनाया गया, यानी कि 1987 में 1987 में जयपुर संभाग से पृथक कर अजमेर संभाग को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा था,
तो राजस्थान का छठा संभाग अजमेर था। कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 6 संभाग कौन से थे? तो देखिए 6 में से 5 संभाग तो पहले वाले ही थे। कौन कौन से? एक तो जयपुर संभाग, एक बीकानेर संभाग, एक जोधपुर संभाग, एक उदयपुर संभाग, एक कोटा संभाग। ये तो 5 जो कि राजस्थान के एकीकरण के समय थे, वह और उसके साथ एक संभाग और जोड़ दिया। वह कौन सा था? अजमेर संभाग जो है वह जोड़कर राजस्थान में 6 संभाग बनाए गए 1987। अब इसके बाद क्या हुआ? तो देखिए इसके बाद 4 जून 2005 राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा राजस्थान में एक नया संभाग बनाया जिसे हम भरतपुर संभाग के नाम से जानते हैं। यानी कि 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया। क्लियर क्या? अब जो भरतपुर बनाया गया था, भरतपुर संभाग जयपुर संभाग तथा कोटा संभाग से जिलों को अलग करके बनाए। यानी कि जयपुर संभाग भरतपुर संभाग जो बनाया उसमें जयपुर संभाग और कोटा संभाग के जिलों को अलग करके जो है भरतपुर संभाग बनाया। कैसे बनाया देखिए, भरतपुर संभाग में जयपुर संभाग के 2 जिले और कोटा संभाग के 2 जिले, लिए। जयपुर संभाग के 2 जिलों में एक था
भरतपुर और दूसरा धौलपुर। और कोटा संभाग के सवाई माधोपुर और करौली, इन चारों जिलों को मिलाकर भरतपुर संभाग बनाया। और इसीलिए भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। यानी कि यह संभाग, यह है जयपुर संभाग, यह बीकानेर संभाग, यह जोधपुर संभाग, यह उदयपुर संभाग, यह कोटा संभाग। यह तो एकीकरण के समय थे। इसके बाद किस किस को बनाया? एक तो अजमेर संभाग को बनाया गया और एक किसे बनाया गया? भरतपुर संभाग बना। तो इस तरह से राजस्थान में 7 संभाग थे, लेकिन आज भी हम 7 संभागों के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन 17 फरवरी, यह कहें कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर राजस्थान में संभागों की संख्या में परिवर्तन किया। तो अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह अब समझना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में नए जिलों के गठन के संदर्भ में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे कहा गया राम लुभाया समिति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु 21 मार्च 2022 को राम लुभाया समिति का
गठन किया गया। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? रामलुभाया समिति का गठन किया। लेकिन यह गठन कब किया गया? 21 मार्च 2022 को किया गया था, जिसका मुख्य कार्य था कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना कि जो गठन किया, नए जिलों का गठन किया जा रहा है वह किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका सीमांकन किया जाए, किस तरह से उनमें किस किस जिलों को अलग करके नए जिलों का गठन किया जाए। इस प्रकार से राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समिति का जो कार्यकाल है वह 13 मार्च 2023 को पूरा हो चुका था या पूरा हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस समिति के कार्यकाल को 6 माह के लिए और आगे बढ़ा दिया, यानी कि सितंबर 2023 तक का इसका कार्यकाल बढ़ा गया। और यह करंट बेस आपसे पूछा जा सकता है कि रामलुभाया समिति का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया। तो यदि अवधि पूछी जाती है तो 6 माह, और यदि मंथ पूछा जाता है तो इसका कार्यकाल मार्च में पूरा होने वाला था, 6 महीने बढ़ाया गया, यानी कि अब सितंबर 2023 तक इस समिति का कार्यकाल रहेगा और उस समय तक यह अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। हालांकि उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, इंटरिम रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपी है, और उसी के बेस पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए संभाग और जिलों की घोषणा की गई। लेकिन अंतिम रिपोर्ट जो है इन्हें सौंपने का टाइम दिया गया है कि 6 माह के कार्यकाल जो वृद्धि की गई उसमें यह अंतिम रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि रामलुभाया समिति रामलुभाया समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होने जा रहा था। जिसका कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया। कब तक? सितंबर 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी 6 महीने इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब एक तो इस बेस पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया, या उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, या वह समिति कब गठित की गई, या उस समिति का कार्यकाल कब तक था? तो 13 मार्च 2023 तक था। लेकिन उसके कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि की गई? तो 6 माह की वृद्धि की गई। और अब कितना होगा? तो सितंबर 2023 तक इसका कार्यकाल होगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस समिति ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट दी, उस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 संभाग और कितने नए जिले? 19 नए जिलों की घोषणा की गई। तो देखिए, बात करते हैं रामलुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग तथा 19 नवीन जिलों की घोषणा की। यह भी क्लियर हो गया। और ये सामान्यतः सब चीजें आप लोगों ने जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा। अब इस नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में संभागों की क्या स्थिति है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में 10 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए गए? 10 संभाग बनाए गए। अब 10 संभाग कौन से हैं? तो देखिए, 7 संभाग तो प्रारंभ के, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, यहां 5 संभाग तो प्रारंभ के थे। उसके बाद छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर संभाग। और 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर संभाग बना। तो इस तरह से 7 संभाग तो ये। अब 3 नए संभाग की घोषणा हुई, तो अब उसमें 8वां संभाग जो है वह है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग यह राजस्थान का 8वां संभाग होगा। पाली संभाग यह राजस्थान का 9वां संभाग होगा। और सीकर संभाग यह राजस्थान का 10वां संभाग होगा। यानी कि 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां संभाग पाली और 10वां संभाग। इस तरह से राजस्थान में कुल नवीन घोषणा के अनुसार कितने संभाग होंगे? 10। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब कितने थे? 5। वर्तमान में कितने हैं? 10। अब इन 10 संभागों में कौन कौन से जिले आएंगे
या कौन कौन से जिले इनका भाग होंगे, यह सब जब रामलुभाया समिति की अंतिम रिपोर्ट आएगी उससे ही निर्धारित होगा कि किस संभाग में कितने जिले। यदि हम 7 संभागों की बात करते हैं तो भरतपुर में 4 जिले हैं, अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, कोटा संभाग में 4 हैं, उदयपुर संभाग में 6 हैं, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और जयपुर संभाग में 5 हैं। लेकिन इन 10 संभागों में कौन सा जिला किस संभाग में होगा यह निर्धारित होगा जब रामलुभाया समिति की अंतिम रिपोर्ट आएगी। और जब अंतिम रिपोर्ट आने के बाद संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान के जिलों का डिवाइडेशन हो जाएगा, तो उस समय हम जो है इसमें उन जिलों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि किस संभाग में कौन सा जिला होगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा। और यदि जनगणना के अनुसार भी विभाजन किया गया होगा तो उसमें हम जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा, उनके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक स्थिति में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है, सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग है और सबसे छोटा संभाग जो है कोटा संभाग है, जो कि हमें छोटे एग्जाम्स में तो पूछा जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। तो यह था राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था कि किस तरह से राजस्थान में संभागों का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि क्या इसके प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिए, जब तक रामलुभाया समिति की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक संभागीय व्यवस्था के आधार पर नए संभाग और उसमें शामिल जिलों को पूछना संभव नहीं है। जितना भी पूछा जाएगा 7 संभागों के अनुसार पूछे जाने की संभावना है। पहला पॉइंट तो क्लियर। लेकिन जैसा कि संभागों की घोषणा हो चुकी है कि राजस्थान में 3 नए संभागों के साथ 10 संभाग होंगे, तो अब इनका जो प्रश्न है वह प्रशासनिक व्यवस्था से या ज्योग्राफी से पूछने की संभावनाओं कम है, राज्य व्यवस्था से पूछने की संभावनाएं ज्यादा है। तो मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करूंगा या ऐसे प्रश्न आपको बताने की कोशिश करूंगा जो वर्तमान के एग्जाम पैटर्न में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और जिसको लेके स्टूडेंट जो है काफी क्या रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं कि इसका उत्तर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न है वो करंट बेस होता है कि वर्तमान की कोई भी घटना, वर्तमान के कोई भी प्रमुख स्थान, क्षेत्र या विषय को आधार बनाकर प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, इस प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं जो संभागीय व्यवस्था से पूछे जाएंगे, वह सभी प्रश्न आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था से पूछे जाएंगे। और अब राज्य व्यवस्था में किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो यह ध्यान रखना, राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अब क्यों है, तो मैं देखिए एक एक पॉइंट की बात करता हूं कि यह प्रश्न कैसे बनते हैं। तो किस तरह से वर्तमान के करंट को प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है राज्य व्यवस्था से जोड़ के पूछा जाता है। तो कुछ प्रश्नों पर मैं बात करूंगा, आप समझने की कोशिश करना और जब आप खुद स्वयं अध्ययन करें तो उसी तरह से अध्ययन करने की कोशिश करना ताकि परीक्षा में प्रश्न आपका गलत नहीं हो। अब देखिए, समझना किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न का मैं सहारा लेता हूं ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आए। देखिए, क्वेश्चन को समझना। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले
मुख्यमंत्री का कालक्रम के अनुसार सही समुच्चय है। ए हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। बी मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। सी हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। डी हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। अब इसमें देखिए समझना कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले मुख्यमंत्रियों का कालक्रम के अनुसार सही समुच्चय। इसका मतलब है कि आपको कालक्रम के अनुसार पूछा गया। अब हमें यह पता होना चाहिए कि संभागीय व्यवस्था के संबंध में कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे। तो अब देखिए इसको सिंपल से तरीके से समझना है कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ यह किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने। फिर संभागीय व्यवस्था की समाप्ति मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ और छठा संभाग हरिदेव जोशी। इसके बाद
सातवां संभाग, वसुंधरा राज्य, और 10 संभाग, अशोक गहलोत। अब समझना कि संभागीय व्यवस्था को लेके राजस्थान के 5 मुख्यमंत्री के काल चर्चित हैं। संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हीरालाल शास्त्री, संभागीय व्यवस्था की समाप्ति मोहनलाल सुखाड़िया, संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ हरिदेव जोशी, 7वां संभाग वसुंधरा राजे और 10 संभाग अशोक गहलोत। अब जो बात आ रही है प्रश्न में कह रहा है कि संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब है कि संभागों की संख्या में वृद्धि और कमी से। तो वृद्धि और कमी का संबंध किस किस से रहा है? तो वृद्धि और कमी का संबंध किससे रहा है? हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से रहा है। तो कालक्रम के अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। अब एक और प्रश्न ध्यान रखना यहां से पूछे जाने की संभावना, वहां जिस तरह से हमने संभागीय व्यवस्था को पूछा है उसको इसी रूप में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस मुख्यमंत्री के समुच्चय से नहीं है? तो नहीं में भैरव सिंह शेखावत का संबंध जो है नहीं है। तो नहीं के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सी आएगा, और कालक्रम में पूछा जाएगा तो देखिए हो सकता है वहां आपको संभागीय व्यवस्था से जुड़े मुख्यमंत्रियों का सही कालक्रम के अनुसार सही समुच्चय भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक तो ये। अब इसके बाद देखा होगा कि जब पिछले पेपर्स का हम अध्ययन करते हैं तो हमें कई ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसको लेके हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? देखिए, एक तो रहता है सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। एक तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अब सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की बात आती है तो सबसे पहले आती है मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद आती है हरिदेव जोशी, उसके बाद आती है भैरव सिंह शेखावत, और इसके बाद आता है कितनी बार रहे हैं? 3 बार। एक तो यहां आता है सर्वाधिक मुख्यमंत्री। इसके बाद दूसरा जो आता है वह आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इनके समय 1 बार लगा, इनके समय भी 1 बार लगा, और इनके समय 2 बार लगा। क्लियर? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है वित्त मंत्री के रूप में बजट। कि वित्त मंत्री के रूप में कौन कौन से मुख्यमंत्री ने जिनका कार्यकाल भी ज्यादा रहा है और बजट भी पेश किया है। तो अब देखिए इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना, इन्होंने कोई बजट पेश नहीं, मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कोई बजट पेश नहीं किया। हरदेव जोशी की बात करें
तो इन्होंने 3 बार जो है बजट पेश किया। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। और अशोक गहलोत की बात करें तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और एक और नाम याद रखना, वसुंधरा राजे, जिन्होंने 10 बार वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान का बजट पेश किया। क्योंकि संभागीय व्यवस्था और बजट का सीधा संबंध है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार के 2023-24 के बजट में ही संभागीय व्यवस्था की घोषणा नहीं, नए संभागों की घोषणा की है, संभागीय व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक तो वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के बजट की सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किए हैं, तो 2 मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, जिन्होंने 10-10 बार बजट पेश किया। उसके बाद भैरव सिंह जी शेखावत ने 6 बार किया। हरदेव जोशी जी जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जिनके शासनकाल में या जिनके मुख्यमंत्री काल में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और इन्होंने 3 बार। तो अब हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश नहीं किया गया। और ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वह सामान्यतः यही ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध संभागीय व्यवस्था से भी है, सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने के संदर्भ में भी है। और इनके में से सिर्फ मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में जो है अपना बजट पेश नहीं किया। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको वर्तमान के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ना। हालांकि यह भूगोल का विषय नहीं है, लेकिन जब हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो संभागीय व्यवस्था के संबंध में जो मुख्यमंत्री है उनका संबंध और किस किस सेक्टर से है, उनके बारे में पूछे जाने की संभावना है। और हम इसी तरह से जो है अपने राजस्थान के भूगोल को करंट के साथ, वर्तमान के साथ जोड़ते हुए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। और जब आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं, शायद ये मैं क्लास नहीं देखता तो मेरा प्रश्न परीक्षा में गलत होने की संभावना रहती। तो ऐसी कोई भी संभावना हम लोग नहीं रखेंगे, ताकि आपका परीक्षा में प्रश्न गलत होना। आपको बस धैर्य के साथ जितनी क्लास डेली आपको मिल रही है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से उसका रिवीजन करना है और अपने अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको अपने विषय के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ना है। क्योंकि वर्तमान में केवल एक ही फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पूछे जाते हैं, और ये जब ही क्लियर होता है जब आपने टॉपिक को बहुत व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध और एक सिस्टेमिक प्रारूप में पढ़ा है, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमने संभागीय व्यवस्था को पूरा पढ़ा है, आपसे अब कोई भी पूछ ले, प्रारंभ से लगाकर वर्तमान तक, आप बता सकते हैं कि किस किस के शासन, मुख्यमंत्री के काल में संभागीय व्यवस्था में बदलाव हुआ, शुरुआत कब हुई, समाप्ति कब हुई, पुनः शुरुआत कब हुई, 6ठा संभाग कब बना, 7वां संभाग कब बना, 10वां संभाग कब बना, और 10वां संभाग कौन सा है, और 10 संभागों में जो है परिवर्तन जो आ रहा है, तो यह किस किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में आया। हर तरह के प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जाएं तो हमारा गलत नहीं हो। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में संभागीय व्यवस्था को कंप्लीट किया, और आगे इसी तरह से अगली क्लास में जिला प्रशासन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।